हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट जुलाई 2026 हिंदी पेडागोजी की। किसकी? हिंदी पेडागोजी की। और ये आज का क्लास फर्स्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। चलिए तो बात करते हैं आगे। अधिगम एवं अर्जन क्या है, देख लेते हैं। अधिगम एवं अर्जन। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अर्जन का मतलब होता है जन्मजात। चलिए, जन्मजात चीज़ों को ग्रहण करना, ये अर्जन हो गया। और अधिगम हो गया स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं भी जा कर के हम लोग सीखते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। चलिए, भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा एक सांकेतिक साधन है जिसके द्वारा बालक अपने विचार या भावों को संप्रेषण करता है और दूसरे के समक्ष विचार भावों को समझता है ना। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक अभिव्यक्त सन्निहित हैं। कहने का मतलब है भाषा एक सांकेतिक साधन है जिसके द्वारा बालक अपने विचार भावों को संप्रेषण करता है, मतलब अपने विचार को, भाव को जो है संप्रेषित करता है, एक दूसरे के आगे प्रकट करता है ना। भाषा योग्यता अंतर्गत मौखिक भाषा आती है, लिखित आती है। हम किसी चीज़ को लिख करके लोगों को बताते हैं या फिर बोल करके लोगों को बताते हैं। संप्रेषण मतलब एक दूसरे को बताना या प्रकट करना। चलिए आगे की बात करते हैं। और ये बेस्ट कंटेंट है, यूपी टेट में इससे बाहर आ ही नहीं सकता जितना हम आपको बता देंगे, गारंटी है। एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो वो आयोग का होता है, लेकिन इतना गारंटी है कि हिंदी में 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का गद्य पद होता है। तो पेडागोजी में 10 नंबर मान लीजिए, आपका कहीं नहीं जाने वाला। 5 नंबर भी अगर उल्टा सीधा पूछ दिया आयोग ने तो 10 नंबर 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कहीं नहीं जाएगा। ऐसे तो गारंटी 12 नंबर की है, 15 में 15 नंबर की है, लेकिन फिर भी अगर आयोग अपना हिसाब जो है तौर तरीका अगर ठीक ठाक रखा तो फिर 15 की गारंटी है ना। बाकी बात 10 से 12 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए यहाँ से। चलिए बात करते हैं। अधिगम का अर्थ सीखना या व्यवहार परिवर्तन, अर्थात अनुभव और प्रशिक्षण के बाद बालक के व्यवहार में जो सुधार आता है उसको ही अधिगम कहते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, सीखते हैं, तरीका जो समझ जाते हैं, फिर लोग हमें देखते हैं कि तरीका अच्छा है, तो ये क्या हो गया? ये परिवर्तन व्यवहार में जो होता है इसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया सभी प्राणियों में होती है, लेकिन उनकी विशिष्टताएं अलग अलग होती है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। अभी आपको बताए थे, विद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में जब हम कोई किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो क्या हो गया? अधिगम करना हो गया, अधिगम करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हमारा है, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग करते हैं। इसे द्वितीय भाषा के रूप में नाम से भी जाना जाता है। भाषा अधिगम में शिक्षक पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति आदि की भूमिका निभाते हैं। औपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब होता है मन में, मन ही मन सीख रहे हैं। अब क्लासरूम में अगर शिक्षक आपको कोई चीज़ बोर्ड पे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, या टीचर लेक्चर दे रहे हैं, शिक्षक लेक्चर दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ को चुपचाप सुनते हैं, ये तो औपचारिक अधिगम हो गया, है ना। लेकिन एक होता है मूर्त अधिगम, हम किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को, जैसे मूर्तिकार, ये मूर्तिकार को आप देखिएगा वो कैसे कैसे बना रहा है और फिर आप उस चीज़ को बना रहे हैं खुद से, ये तो हो गया मूर्त अधिगम, है ना। और ये औपचारिक अधिगम तो आपको बता ही दिए। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे है हमारा, भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है, भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक अपने आसपास के वातावरण एवं परिवार में रहकर भाषा को सीखते हैं। अभी आपको बताएं, अर्जन की प्रक्रिया ऐसी होती है, वो जन्मजात होती है ना। बच्चे भाषा जन्मजात, बच्चे की भाषा जो होती है वो जन्मजात योग्यता होती है ना। अर्जन परिवार में जिस तरह की भाषाएं होती है वो ऑटोमेटिक वो सीख जाता है। अगर आप बिहार से हो, बिहार में रह रहे हो, तो वो बच्चा जो जन्म लिया, हम लोगों की ही भाषा, आप लोगों की ही भाषा, सेम भाषा, जिस जगह पे आप लोग रह रहे हो उस जगह की भाषा वो सीख जाता है, सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग बिहार से हो और दिल्ली चले गए और वहाँ पे किसी बच्चे का जो है कि जन्म हुआ, है ना, वहाँ पे आपके बच्चे जन्म लिए हैं, फिर उस परिवेश में जो बच्चा वहाँ पे सीखता है वो दिल्ली की ही भाषा सीख जाती है ना कि हम लोगों की भाषा सीखती है। तो ये क्या हो गया? ये अर्जन हो गया, जन्मजात क्षमता हो गया। अर्थात बालक दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है, मतलब दूसरों को देख करके भाषा सीखता है। इसके लिए किसी भी औपचारिक साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बच्चे जो हैं वो अनुकरण देख करके भाषा को सीखता है, सुन करके भाषा को सीखता है, और इसमें जो है औपचारिक साधन की ज़रूरत है ही नहीं। वो मन में सोच करके नहीं सीखता, वो देख करके, सुन करके ही सीख लेता है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है।
भाषा अर्जन में किसी नियम और व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है और भाषा अर्जन बच्चे के जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे बबलाना, कुइकना, है ना, आपा, दाना, है ना, माँ, पा, ये सब जो बोलता है ये बच्चे कब बोलते हैं? जन्म के 1-2 सप्ताह बाद ही बोलना चालू कर देते हैं। वो बोल तो रहा है माँ, पा, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। वो अपने भाषा में कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो अपने भाषा में बोल तो रहा है, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते, है ना। तो भाषा अर्जन में व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन भाषा अधिगम में व्याकरण की ज़रूरत होती है। व्याकरण की ज़रूरत किस में होती है? भाषा अर्जन में या भाषा अधिगम में? तो हम लोग कहेंगे व्याकरण की ज़रूरत होती है भाषा अधिगम में, ना कि भाषा अर्जन में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखिए, भाषा अर्जन में किसी नियम और व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन बच्चे के जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ मुख्य रूप से मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में होता है। इसलिए ही बच्चों की माँ को उसकी पहली शिक्षक तथा उसके परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। समझ रहे इस बात को? क्या कह रहा है? इसलिए बच्चे की माँ को जो है कि पहली शिक्षक या पहली पाठशाला माना जाता है और कहा भी जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। परिभाषाएं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। कौन बोला? गेट्स महोदय ने बोला। कौन बोला? गेट्स महोदय ने। चलिए, ये इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को कई बार पूछा भी गया है, सीटेट में भी, है ना, यूपी टेट में, एस टेट, है ना, हरियाणा टेट, झारखंड टेट, जो भी टेट है, ये मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब इसमें कह रहा है बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। कौन बोले थे? नोम चोम्स्की महोदय बोले थे। कौन बोले थे? नोम चोम्स्की महोदय। इनका नाम पूरा है नोम चोम्स्की महोदय, चोम्स्की। चलिए अगले की बात करते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये बात जो है कि गिलफोर्ड महोदय ने बोले थे। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये कौन बोले थे? कौन बोले थे? काल्विन महोदय ने बोले थे। कौन बोले थे? काल्विन महोदय बोले थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हमारा अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने वाला या व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। कौन बोला था? किंग्सले एवं गौरी महोदय ने। किंग्सले एवं गौरी महोदय ने बोले थे। किंग्सले एवं गौरी महोदय ने बोले थे। चलिए अगले क्वेश्चन की, अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। बात करते हैं भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक परिवेश के बारे में। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग होता है, व्यक्ति की भाषा उसी के अनुसार निर्मित होती है। यदि समाज में असभ्य भाषा का प्रयोग होगा तो व्यक्ति में भी असभ्य भाषा होने की संभावना होती है। अतः सामाजिक परिवेश भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। अब समाज में जैसा कल्चर रहेगा उस ढंग से बच्चे का परिवेश होता है। जिस ढंग का आप लोगों का भाषा रहेगा उसी ढंग से बच्चे का भी भाषा होता है। जैसा भाषा समाज का वैसे ही भाषा आने वाले जनरेशन पीढ़ी का भाषा वैसा ही होता है ना। अब पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में अलग अलग जो है कि क्षेत्रीय भाषा, अलग अलग भाषाएं होती है। ये परिवेश से बच्चे सीखते हैं और परिवेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और होती भी है। चलिए भाषा अर्जन की इच्छा के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है? भाषा अर्जन की इच्छा। व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को आसानी से सीख लेता है, लेकिन द्वितीय भाषा का अधिगम और अर्जन उसकी भाषा सीखने को प्रति इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब बच्चे का जो है इच्छा स्कूल जाने की होगी तभी तो वो अधिगम कर पाएगा। अगर बच्चे की इच्छा स्कूल जाने की नहीं होगी तो वो बिल्कुल सीखेगा भी नहीं, और जब वो सीखेगा नहीं तो सीखना को ही अधिगम कहा जाता और अधिगम कर ही नहीं पाएगा। चलिए बात करते हैं कई भाषाओं का प्रयोग। क्या है? कई भाषाओं का प्रयोग। यदि बालक के माता पिता की भाषा भिन्न भिन्न है तो बालक का भाषाई अधिगम तथा अर्जन प्रभावित होगा। अगर मम्मी और पापा का भाषा अलग अलग है तो भाषा अर्जन भी अलग हो सकता है ना, और अधिगम का तरीका भी अलग होगा, अर्जन का तरीका भी अलग होगा। अब मम्मी पापा का भाषा, पापा बंगाली बोल रहे हैं, माँ जो है कि मराठी बोल रही, तो दोनों जो घर में रह करके जो बच्चा अर्जन करेगा वो दोनों भाषा का मिक्स भाषा वो बोलेगा।
और अधिगम जो करेगा, अधिगम में भी इसी तरह की भाषाएं होगी। पहले तो ये इन दोनों भाषाओं की अर्जन हुई, फिर अधिगम में भी अंतर, थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं दैनिक जीवन के अनुभव के बारे में। तो दैनिक जीवन के अनुभव के बारे में बात कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक उन विषय वस्तुओं को जल्दी समझता है और सीखता है जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। यह विचार इस मत की पुष्टि करता है कि यदि भाषा का संबंध बालक के दैनिक जीवन से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया अत्यंत सरल की जा सकती है। सही बात है। अगर कोई भी भाषा, अब मान लो कि अंग्रेजी आपको नहीं आती है, वो आपके दैनिक जीवन से पूरा दिन पूरी रात आपके दैनिक जीवन में अंग्रेजी भाषा ही लोग यूज कर रहे हैं, तो आपको नहीं आ रही है, फिर भी आप उस भाषा को सीख सकते हैं और सीखना सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। परिपक्वता। परिपक्वता कह रहा है जिस प्रकार क्रियात्मक विकास हेतु शरीर के अंगों की परिपक्वता मतलब होता मैच्योरिटी, है ना। अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार बालक के अंदर अधिगम अर्जन हेतु जीभ, फेफड़े, दांत एवं मस्तिष्क आदि की परिपक्वता जरूरी है, क्योंकि इन्हीं अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकता है ना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट में दम है और कंटेंट समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार क्या कह रहे हैं। तो चलिए विद्वानों के विचार के बारे में देख लेते हैं। कह रहे हैं यह समझना कठिन है कि अत्यंत कम उम्र होने के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। बहुत से बच्चे 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था में भाषा का धीरे धीरे प्रयोग करना सीख लेता है। यही नहीं, वे दिए गए संदर्भ में भी उचित भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अनुकरण, अभ्यास एवं रटने से भाषा के प्रयोग की क्षमता विकसित होती है ना। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अभ्यास और रटने से भाषा सीखने में आसानी होती है, क्षमता को विकसित भी करती है। लेकिन रचनावादी क्या कहते हैं? रचनावादी कहते हैं कि भाषा अनुकरण, अभ्यास और रटने से नहीं सीखी जा सकती है। रटने पे बल देना ये निगेटिव हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। भाषा अधिगम एवं अर्जन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के अपने विचार दिए थे, और क्या क्या दिए थे वो भी देख लेते। पहले वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे? तो वाइगोस्की बेलारूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वाइगोस्की बेलारूस के रहने वाले थे। और वाइगोस्की रचनात्मक है ना। वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और वाइगोस्की महोदय जो हैं ये हाँ, तो चलिए क्या बात करें। तो वाइगोस्की जो हैं व्यवहारवाद नहीं बल्कि रचनावाद है। वाइगोस्की महोदय जितने भी सीटेट, यूपी टेट, एस्टेट, हरियाणा टेट जितने भी हैं, रचनावाद और व्यवहारवाद। तो रचनावाद हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चलते हैं, ठीक है, और लेकिन व्यवहारवाद जो है वो नेगेटिव चीज़ों को लेकर के ही चलते हैं, है ना। तो चलिए बात कर रहे थे हम, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये कौन बोले थे? वाइगोस्की महोदय ने बोले थे। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। पहली, आत्मकेंद्रिता भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है। आत्मकेंद्रिता, बालक स्वयं से संवाद करता है, मतलब स्वयं से उस चीज़ के बारे में सोचता है, समझता है, करता है ना। जबकि दूसरी, सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। पहली वो खुद से समझता है, आत्मकेंद्रिता। दूसरी सामाजिक भाषा, समाज में लोग की इस चीज़ों के बारे में क्या मानसिकता बनी है, उस ढंग से उस चीज़ों को सोचती है। दूसरी में पहली जो है कि स्वयं से करता है, आत्मकेंद्रिता करता है, अपने मन से इस चीज़ों को सोचता है, करता है। दूसरी बात, सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब पियाजे महोदय के बारे में बात करते हैं। पियाजे महोदय ने क्या बोले थे? पियाजे महोदय ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ, है ना। तो पियाजे महोदय ने, चलिए कुछ बात कर लेते हैं पियाजे महोदय के बारे में। जीन पियाजे महोदय 4 अवस्था दिए।
पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, अब नोट कर लीजिए, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था का एज 0 से 2 वर्ष, पहली अवस्था का एज 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था का एज 2 से 6 वर्ष, 7 वर्ष। और तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष। पूर्व ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं जीन पियाजे क्या बोल रहे हैं। अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। उनका मानना था कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास के पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरते हैं। उनके अनुसार ज्ञान तंत्र सेंसरों तथा मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होता है, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखा सीखते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये आत्मसातीकरण क्या होता है। हम बात करेंगे आत्मसातीकरण क्या होता है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, आत्मसातीकरण क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं आत्मसातीकरण पुराने ज्ञान के आधार पर। आत्मसातीकरण का मतलब होता है पुराने ज्ञान के आधार पर नई समस्या को हल करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। और दूसरा हमारा है समायोजन। दूसरा हमारा क्या है, समायोजन। तो समायोजन जो है, जब पुरानी ज्ञान नई समस्या को हल करने में काम ना आए या मदद ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। आप अच्छे से सुनिए, आत्मसातीकरण किसे कहते हैं। पुराने ज्ञान के आधार पर नई समस्या को हल करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। और हम बात कर रहे थे दूसरा समायोजन। समायोजन जो है, जब पुरानी ज्ञान नई समस्या के समाधान में मदद ना करे, काम ना करे, उसे समायोजन कहते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं चॉम्स्की साहब। ये भी रचनावाद ही है। ये भी क्या है, रचनावाद ही है। भाषा सीखने या भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण व उनका सत्यापन अथवा औसत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज के साथ साथ चलती है। वैज्ञानिक खोज के साथ साथ चलती है, जैसे संकल्पना, निर्माण व उनका सत्यापन अथवा औसत्यता, इन सब चीज़ों पे शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी मिलते हैं। तो चॉम्स्की साहब जो हैं, चॉम्स्की साहब ये 1959 में रिव्यू ऑफ द स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। आपको ऊपर में ही बताया था, बच्चे की भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। बच्चे की भाषा जन्मजात योग्यता होती है। बच्चे जन्म से ही भाषा प्रारंभ कर देते हैं। अब चलिए भाषा की बात करते हैं। भाषा जो है, भाषा अभिव्यक्त तथा विचार विनिमय का मानव द्वारा निर्मित साधन है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, अर्थात जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को लिखित या कथित रूप से दूसरों को समझा सके तथा दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। दूसरे के भाव को समझना या फिर उसकी लिखित राइटिंग को समझना, इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हम किसी के सामने किसी भी चीज़ को प्रकट करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, ये क्या भाषा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप वाइगोत्स्की महोदय के बारे में, चॉम्स्की महोदय के बारे में, जीन पियाजे के बारे में अगर नहीं समझे, तो इसके लिए हम CDP का जब क्लास लेकर के आएंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे कि जीन पियाजे महोदय कितने भाषा दिए, किस अवस्था में
क्या होता है, किस अवस्था में सेंसरी मोटर कन्वेंशनल एज, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। वाइगोस्की के बारे में, सामाजिक भाषा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कोहलबर्ग के बारे में बात करेंगे, बेंडुरा के बारे में बात करेंगे, स्किनर के बारे में बात करेंगे। इन सब टॉपिक पे बात हम लोग करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर, है ना। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइए किन टॉपिक में और किन चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आई है, उन चैप्टर को हम फिर से कोशिश करेंगे डाउट के रूप में वीडियो बनाने का। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।